हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसके क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिएगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि यूपी डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर है, उसका जो पेपर 7 है, यानी कि संस्कृत की हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। 2019 का जो है ये आपका हो चुका है, और आज जो है हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि राजन सीरीज भी आपकी चलाई गई है, जिसमें हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को, अतिलक उत्तरी प्रश्नों को अच्छे से आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम लघु उत्तरी प्रश्नों को कराइए, प्रीवियस ईयर पेपर कराइए। तो देखिए, एग्जाम को देखते हुए तो अभी लग ही रहा है कि आपका एग्जाम 8, यानी कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है 8 जुलाई को, शायद 7 को है या 8 को है, ये कंफर्म नहीं है, इसी दो डेट में एक पे है। तो क्या है कि इसके बाद ही होना है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग अभी 10 से 15 दिन है। अभी आपका कोई भी बोर्ड का फॉर्म भी फिल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम ज्यादा है। तो हम पहले लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर 7 है ये संस्कृत। अब तक तो आप सभी को पता होगा कि टोटल आपके 25 नंबर के प्रश्न आते हैं, 5 नंबर का बहुविकल्पी रहता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो देखिएगा, संस्कृत में कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है ना, वो आपकी 14 है। कितनी है? 14 है। ठीक, अगर पूछे कि महेश्वर सूत्र को किसने दिया, तो पाणिनि जी ने दिया है। ठीक, पाणिनि जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान है, यानी पूछ रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ट का जो उच्चारण स्थान है ना, वो मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। क वर्ग के जितने भी होते हैं कंठ से होते हैं। ठीक है। तालु का जो होता है वो किससे होता है? तालु का जो होता है वो जो च वर्ग के होते हैं, च, छ, ज, झ, फिर ई, य, श, ये आप सबका तालु से होता है। ठीक, तालु से इनका सबका उच्चारण होता है। ओष्ठ से आपका क्या होता है? प, फ, ब, भ, है ना। तो वही पूछ रहा है आपका कि ट का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो वो आपका मूर्धा है। यहाँ पे ये भी अगर आप जान रखेंगे तो क्या पता प्रश्न में कल को पूछ ले कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप सभी को जब प्रश्न कराए गए हैं तो वहां पे डिटेल में बताया गया है। अब देखिएगा, अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है नपुंसक लिंग कौन है। तो एतत शब्द जो है ये आपका नपुंसक लिंग है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखेंगे, रमेश में कौन सी संधि है। तो देखिएगा, रमेश में पूछ रहा है, तो रम धन ईश, है ना। रम धन ईश। ठीक, तो आपका अ प्लस ई मिलके क्या बनाता है? ए बनाता है ना। ये सभी तो आपको पता होगा। तो जब रम धन अ प्लस ई मिलके ए बनाता है, तो वहां पे आपका क्या होता है? गुण संधि होता है। तो रम धन ईस जो है रमेश, तो रमेश का क्या है? गुण संधि है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपुरुष में समास है, यहाँ समान नहीं समास होगा। तो देखिएगा, राजपुरुष में आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अभी हम यहाँ प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कॉपी आपको किस तरह से लिखना है, संस्कृत की कॉपी आपको किस तरह से लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि दीर्घ संधि के सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए, यानी कि दीर्घ संधि का सूत्र लिखना है और फिर उसका आपको डिफिनीशन भी लिखना है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका अकह। ठीक है। अकह सवर्णे। ठीक, सवर्णे दीर्घ क्या होता है? अक सवर्णे दीर्घ, यानी कि क्या होता है इसमें? दीर्घ संधि में क्या होता है कि अक प्रत्याहार के बाद, नहीं जो आपका अ होता है या छोटी ई होता है, यानी कि जो अक प्रत्याहार होते हैं उसके बाद अगर समान वर्ण आते हैं, ठीक, तो दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं? दीर्घ संधि बनाते हैं। ठीक, जैसे हिम। ठीक है, हिम धन आलय। हिम धन आलय। तो यहाँ पे क्या है? लास्ट में अ है,
प्लस यहाँ पे भी अ है, तो क्या है आपका, ये दोनों समान वर्ण है यानी समान अक्षर है, तो जब ये दोनों मिलके आपका जो संधि बनाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, दीर्घ संधि, यानी कि जो भी हो समान हो, इधर भी समान हो इधर भी समान हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। अगला है आपका, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप लिखिए। तो प्रथमा विभक्ति में लिखना है तीनों वचन, यानी एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन, तीनों वचन में लिखना है। तो आप सभी को याद होगा, नदी, ठीक है, नदी, नद्य, द्विवचन में क्या हो जाएगा, नद्य, और फिर बहुवचन का आपका हो जाएगा नद्य, नद्य, ठीक, क्या हो जाएगा, नद्य। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो जो आपका 19 संख्या है उसको संस्कृत में लिखना है। तो देखिएगा 19 को संस्कृत में बोलते हैं एकोन विसंति, यानी 20 से एक कम 19, ठीक, एकोन विसंति, ठीक है, विसंति को 20 बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो आपका जो नमः है ना, इसके योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इन सब का जो उत्तर है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो आपका नमः के योग में आपका कौन सा विभक्ति लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो लोट लकार होता है वो आज्ञार्थक शब्दों के लिए होता है, आप सभी को पता होगा। तो प्रथम पुरुष में लिखना है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि किस वचन में लिखना है, तो हाँ आपको तीनों वचन में लिखना होगा। ठीक, प्रथम पुरुष तो क्या होगा, अपठत, ठीक है, क्या होगा आपका, अपठत आपका, फिर होगा अपठिताम, ठीक, इसके बाद हो जाएगा आपका अपठन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपठन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौमासा में कौन सा समास है। तो चौमासा में कौन सा समास है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, चौमासा में आपका समास पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, कहीं कहीं पे जो है संख्यावाची शब्द होते हैं, बट क्या होता है वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास जहां पे होता है वहां पे, सॉरी, बहुब्रीहि समास जब होता है तो क्या होता है, किसी तीसरे को इंगित करता है ना, जैसे त्रिनेत्र, तो तीन आंखें हैं अर्थात जिसके भगवान शिव है ना। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्रश्न एक ही जैसा आपको लगेगा, तो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लोट लकार का लंग लकार लिख दिया, सॉरी, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो है लोट लकार को ध्यान में नहीं दिया, यहाँ पे लंग लकार का मैंने बता दिया था। जहां लंग लकार होता है ना वहां अपठत होता है, लेकिन हमें लोट लकार का लिखना है। तो देखिएगा लोट लकार का किस तरीके से बनेगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लंग लकार का लिख दिया था। तो हमें देना है पठक, पठ धातु का लोट लकार में लिखना है ना, पठ धातु का लोट लकार में लिखना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, पठतु, ठीक है। जब हम आगे लगाते हैं तो वो हमें पहचानने का एक ट्रिक है, अगर लग जाता है तो वो लंग लगा देता है। ठीक, पठतु, पठताम, पठतु, पठताम, ठीक है, पठन, ये आपका क्या है, लोट लकार का पठ धातु का प्रथम पुरुष है, पठतु, पठताम, पठन। ठीक, चीजें आई थिंक यहाँ पे भी मिस्टेक हुई होंगी। चलिए देखते हैं अब हम। तो प्रश्नों को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग डालिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, फिर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो पहले का
जो ऑप्शन सही है यानी द ऑप्शन सही था, महत्सर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन का स ऑप्शन था कि ट का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मूर्धा। यहाँ पे आप ऑप्शन लिख दीजिए, फिर यहाँ पे जो आंसर सही है उसको लिख दीजिएगा। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे शायद पूछा था कि कौन सा नपुंसक लिंग है, तो एतत है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे वो आंसर लिख दीजिए। ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो चौथा का ब सही था। रमेश का पूछ रहा था कौन सी संधि है, तो आपका गुण संधि है। बिल्कुल कट एंड क्लियर लिखिएगा, सीरियल वाइज लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी से इम्प्रेस हो, है ना। ये नहीं कि बहुविकल्पी का 2 प्रश्न यहाँ लिखा तो 2 प्रश्न आप जाके अति लघु उत्तरी में लिख दीजिए। इस तरीके से जब लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर क्या होता है, कॉपी चेक करने में उसको हेजिटेशन होती है कि आधा यहाँ आधा वहां, वैसे उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। जब किसी बच्चे की कॉपी उसको सीरियल वाइज मिलेगी, बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट, तो वो बहुत ही अच्छे से क्या होता है कि अट्रैक्ट होगा कि बच्चे ने कॉपी इतनी अच्छी लिखी है। तो अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। ये एक्सपीरियंस है हम लोगों का, इसलिए आपको बताया जा रहा है। देखिएगा, अगला प्रश्न था, इसमें पूछा था कौन सा समास है, तो शायद उसमें तत्पुरुष समास था, ऑप्शन अ था, तो आपका सही है। ठीक, इस तरह से हमने देखा, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ पढ़ेंगे। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे इसको डालना जरूरी है कि अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 6 पूछ रहा था कि दीर्घ संधि क्या है, इसको विस्तार से लिखना है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक, जैसे अब आपने इस तरीके से लिखा, वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज कर दीजिए। जो सूत्र है इसको ब्लैक पेन से यूज कर दीजिए। जब एग्जामिनर कॉपी खोलेगा, तो जब वो देखेगा आंसर, तो जो मुख्य आंसर है ना, जो मेन उसका आंसर है, उसको ऑटोमेटिक उसको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैक पेन से लिखा है, तो यानी वो बहुत मुख्य है। तो क्या होगा कि एग्जामिनर के यहाँ पे आसानी होगी कॉपी वगैरह चेक करने में, इम्प्रेस होगा, तो वहां पे आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है। अब देख लेते हैं दीर्घ संधि का होता क्या है डेफिनेशन। तो अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण यानी सवर्ण आए, तो वो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हिमालय, अ के बाद अ आया, यानी कि सेम अक्षर आया है ना, सवर्ण यानी समान अक्षर आया, तो यहाँ पे आ बन गया, तो यहाँ हिमधनालय का हिमालय बन गया। आई बात समझ में? आगे देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 7 में पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति तीनों वचन के रूप लिखना था। तो इस तरीके से लिखिएगा, प्रथमा विभक्ति डालिएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा आंसर। ठीक, नदी, नद्यो, नद्य। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 8। इसमें पूछा था आपका 19 संख्या का संस्कृत लिखना है। तो 19 संख्या का जो संस्कृत है वो है एकोन विसंधि। क्या है? एकोन विसंधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 9। तो इसमें पूछ रहा है नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो नमः के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। इस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी आंसर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, गलत लिखा गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है आपका कि लोट लकार जो है लिखना है। ठीक है। लोट लकार में लिखना है पठ धातु का प्रथम पुरुष तीनों वचन में, है ना। तो इसको हम अभी लिख लेते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे करेक्शन करा देती हूँ। सॉरी फॉर मिस्टेक, ध्यान नहीं दिया गया। इट्स अ ह्यूमन एरर, आपसे भी हो सकता है, हमसे भी होता है। तो अगर हमसे कहीं पे किसी भी जगह कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो हम उसको तुरंत मेंशन करा देते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि हम खुद सोचते हैं कहीं बच्चों की तक गलत चीजें ना पहुंचे। अगर बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, तो हम कमेंट पिन कर देते हैं या दूसरी क्लास में बता देते हैं। तो देखिएगा, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में लिखना है सभी वचनों में। तो क्या हो जाएगा आपका? पठतु। ठीक है। पठतु, पठताम, पठतु, पठताम। फिर फिर आपका क्या होगा? पठन। ठीक है। पठतु, पठताम, पठन। ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 10 था। अब 11वां में पूछ रहा था कि चौमासा में समास बताना है। तो देखिएगा, चौमासा में आपका द्विगु समास है।
ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नोत्तर नंबर 12 पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। मेंशन हर जगह कर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे ही खत्म होगा तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न डाल के फिर प्रश्नोत्तर नंबर संख्या डाल के फिर आप उसको आंसर लिखिए। तो देखिएगा 12वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखिए, यानी क्री धातु का जो है रूप लिखना है वो भी कौन सा, लिट लकार में। ठीक, तो सभी वचनों में और सभी पुरुषों में लिखना है। क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखना है सभी पुरुष में और सभी वचन में। तो देखिएगा जिस तरीके से पठ का चलता है, जिस तरह से गम का चलता है, सेम वैसे ही चलेगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्, करोषि, कुरुथः, कुरुत्। ठीक, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये आपका क्या है, क्री धातु का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में आई थिंक पूछ रहा है गिनती की संख्या को संस्कृत में आई थिंक लिखना है। हाँ देखिएगा 11 से 20 तक की गिनती लिखना है, वो भी संस्कृत में। 2 नंबर का प्रश्न बनता है। 2 से 3 नंबर का ना आपका संस्कृत में जो है सिर्फ और सिर्फ संख्या से पूछ लेता है। तो इन सबको तैयार कर लेंगे तो आपका आराम से 3-4 नंबर यहीं से बन जाएगा। 3 नंबर तो कंफर्म होता है। देखिएगा 11 को बोलते हैं एकादश, 12 को बोलते हैं द्वादश, 13 को बोलते हैं त्रयोदश, 14 को बोलते हैं चतुर्दश, 15 को बोलते हैं पंचदश, 16 को बोलते हैं षोडश, 17 को बोलते हैं सप्तदश, 18 को बोलते हैं अष्टदश, 19 को बोलते हैं नवदश और 20 को बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं, विषम। ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में 1 से 50 तक का दिया हुआ है, लेकिन अब तक पूछा गया है 20 तक ही, लेकिन आप 50 तक तैयार तैयार रखिएगा, क्योंकि जैसे ही टाइम बीतता जा रहा है ना, वैसे ही पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होता जा रहा है। 2022 का पेपर देखेंगे, फिर 23 का देखेंगे, तो हमेशा पेपर स्टैंडर्ड लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। श्लोक देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। ये आपका श्लोक है। इसका हिंदी में अर्थ लिखना है, तो देखिएगा समझिएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी प्राणी प्रिय मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। मृदु बोलने में दरिद्रता या कंजूसी कैसी, यानी कि कह रहा है कि इसमें कि सभी जो प्राणी या लोग होते हैं वो मीठा बोलना ही जो है पसंद करते हैं, या मीठा बोलने में ही वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर वाक्य बोलना चाहिए, और मृदु बोलने में कंजूसी कैसे। ठीक, ये आपका जो है क्या है, श्लोक है। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 15 में आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिएगा जिस तरीके से लिखा है उसी प्रकार से लिखिएगा। इन प्रेजेंटेशन, आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो अगले बच्चों से डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस नहीं, सॉरी, डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कुछ अलग लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के इम्प्रेस होगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो शब्दांश उपसर्ग का देख रहे हैं। तो शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपका जो उपसर्ग होता है वो शब्दांश के पहले लगता है, नहीं शब्द के पहले लगता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे प्रहार, ठीक, प्रहार में आपका हार शब्द है, हार में प्र उपसर्ग लगा तो आपका शब्द प्रहार बन गया, और ये आपका क्या है, प्र उपसर्ग है। ठीक, अधपका, अधपका में आपका जो है क्या है, अध उपसर्ग है और पका आपका शब्द है, तो पका के आगे अध शब्द लगा तो आपका अधपका बन गया। तो अध आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रत्यय में अंतर, यहाँ पे इनकम्प्लीट आंसर लिखा हुआ है। उपसर्ग का तो लिख दिया गया है लेकिन प्रत्यय नहीं लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो प्रत्यय होता है वो शब्दांश के अंत में लगता है। ठीक, अंत में लग के अर्थ को बदल देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मिठाई है ना, मिठाई में आपका आई प्रत्यय लग गया, मीठा में आई प्रत्यय लग गया तो आपका मिठाई बन गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। देखिएगा 16 में दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को
उदाहरण समझाइए, यानी कि आपको श्रव्य और दृश्य जो उपकरण है उसको बताना है उदाहरण के साथ, है ना। तो शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरण के बारे में बताना है। तो श्रव्य सामग्री क्या होती है, पहले उसको देखेंगे। कोई भी शिक्षण सामग्री जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, अर्थात जिसका उपयोग श्रवण इंद्रिय के माध्यम से किया जाता है, उसे श्रव्य सामग्री कही जाती है। यानी कि ऐसी सामग्री जो शिक्षा में प्रयोग की जाती है, जो सुनने में किया जाए, जो श्रवण इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या करते हैं, सुन सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री ये क्या होगा देखेंगे। तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह शिक्षण सामग्री है जिसमें दृश्येंद्रिय तथा श्रवणेंद्रिय दोनों का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि दृश्य शब्द सामग्री में क्या होता है कि सुनने का भी काम होता है, देखने का भी काम होता है। यानी कि जिस जैसे कि आंखों का इस्तेमाल होता है और कानों का भी इस्तेमाल होता है, इन दोनों का उपयोग होता है। तो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। जैसे टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये आपका क्या है, शिक्षण अधिगम में श्रव्य और दृश्य, श्रव्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री उपकरण का ये उपयोग है। ये हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 17 की ओर। तो 17 में क्या पूछा था वो हम देख लेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 17 में जो है दिया गया है, पूछ रहा है संस्कृत में कारक कितने होते हैं, नाम सहित लिखिए। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, नाम सहित लिखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कारक क्या होता है। तो किसी वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाला जो पद होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में जो है कारकों की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृत में जो है आपकी कारकों की संख्या क्या है, 6 होती है। ठीक, कौन कौन से कारक है वो हम देख लेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अभिकरण। ठीक है, तो देखिएगा ये चीजें तैयार कर लीजिए। आपको बार बार बताया जाता है 1 से लेके 50 तक की संख्या याद कर लीजिए। इसी पेपर में आपने देख लिया कि यहाँ पे आपका 3 नंबर का मिलता है। धातु रूप याद कर लीजिए। धातु रूप में इसी प्रश्न पत्र को ध्यान से देखेंगे तो धातु रूप से भी 3 नंबर का प्रश्न आया है ना। 6 नंबर आपका यहीं से बन गया। मेन में जो टॉपिक मैं आपको बार बार बताती हूँ, वहीं से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो देखिएगा ये 2022 का हमने पेपर सॉल्व किया है। अब अगली क्लास में हम 2023 का पेपर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रही है, आप कोई ऑप्शन, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करिएगा। उस टॉपिक को हम एक अलग क्लास लेके आपको पढ़ा देंगे। आप जिस तरह से बोलेंगे, आपको जैसे पढ़ना है आप हमें बताइए, हम आपको बेहतर, अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छे से अच्छे चीजों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, क्लास को अब हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं 2023 के पेपर के साथ। और क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हम बस आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और एक कमेंट तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक कमेंट तो जरूर किया करें। उससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, हमको खुशी मिलती है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो हमें क्या होता है, दुगना शक्ति मिलती है ना कि हम और चीजों पे कंटेंट बनाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारी मेहनत के लिए वही चीज, एक लाइक और एक कमेंट। तो क्लास को फिर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।